हाय गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज CS शांतनु भंडारी और आज आई थिंक हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे बिकॉज आपको पता होगा कि अब रिसेंटली कुछ दिनों से ICSI ने मॉड्यूल्स नए इशू कर दिए हैं। जो मॉड्यूल्स पहले अवेलेबल नहीं थे वो सारे अब अवेलेबल हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आई थिंक एक और सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस पे एप्लीकेबल है बिकॉज ओल्ड सिलेबस में ये सब्जेक्ट है नहीं। सो न्यू सिलेबस में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। ये कुछ हद तक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने में काफी इजी लगेगा बिकॉज ऑफ द रीजन इसका एक बेस ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में आपने पढ़ा होगा। तो आज उसी के बारे में थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करेंगे और आगे समझेंगे कि कैसे है और क्या है। अगर मैं नटशेल में बात करूं आई थिंक अगर ग्रुप थर्ड को देखा जाए जिसका ये सब्जेक्ट है, वहाँ पे जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि 3 पेपर्स हैं एंड डेफिनेटली जो ग्रुप 3 है उसमें एक पेपर है आपका ऑब्वियसली जो आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग, एंड द सेकंड पेपर इज मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज एंड द थर्ड पेपर इज इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट में IPR की अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं ये आप क्लासेस ऑनलाइन खरीद सकते हैं मुझसे and obviously at a very reasonable price, and this is the second subject which I've just started. ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं you can just let me know, but फिलहाल आज इसके बारे में हम काफी डिटेल डिस्कशन करेंगे। आई थिंक मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ग्रुप 3 है उसमें 2 जो पेपर्स हैं वो डेफिनेटली आपके ऑप्शनल इन द सेंस मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज में हमें नहीं पता कि किस हिसाब से केस स्टडीज आएंगी क्योंकि अभी तक कोई मॉड्यूल ICSI की तरफ से इशू नहीं करे गए एटलीस्ट आज इस समय तक। बट डेफिनेटली 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और ये भी ओपन बुक रीडिंग है एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो भी ओपन बुक रीडिंग है। ये जो पेपर होगा ये डेफिनेटली एक नॉर्मल जिस तरीके के पेपर्स आज तक हम देते आए हैं वैसा ही होगा। एंड आई कैन अश्योर यू कि ये पेपर जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा इट विल बी रियली वेरी वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स अगर इसको ध्यान से आप समझें, क्योंकि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फंडिंग के रूल्स एंड DIP गाइडलाइंस जो अब नहीं है बट ICDR गाइडलाइंस जो इशू करते हैं और बहुत समय से चेंजेस होते आए हैं और इस मॉड्यूल के अंदर लेटेस्ट जो गाइडलाइंस हैं वो रखी गई हैं, वो बताई गई हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे बट क्योंकि ये एक सिर्फ डेमो क्लास है इसमें मैं एक जनरल ओवर व्यू रखूंगा पूरे सब्जेक्ट का कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं और कैसे हमें उन टॉपिक्स को डील करना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि दिस इज मॉड्यूल 3 एंड पेपर नंबर 7। आइए फर्दर इसके बारे में अब बात करते हैं। आई थिंक जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो मॉड्यूल है डेफिनेटली ICSI का है। द रीजन आई एम स्क्रॉलिंग दिस डाउन इज बिकॉज मैं आपको मार्क्स का डिस्क्रिमिनेशन बताना चाहता हूँ बिकॉज दैट 100 मार्क्स जो कि सब्जेक्ट डिवाइडेड है, ये 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है कहने के लिए मॉड्यूल तो एक है बट यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवीजन है। 60 मार्क्स इज फॉर कॉर्पोरेट फंडिंग वाइल लिस्टिंग के 40 मार्क्स हैं। अगर आप इसका कैरिकुलम देखेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे तो कॉर्पोरेट फंडिंग में मुझे एग्जैक्टली भी देखना होगा बट कॉर्पोरेट फंडिंग में कुछ 10 चैप्टर के आसपास हैं जबकि लिस्टिंग में काफी कम चैप्टर्स हैं। इट्स रियली अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी कंपनी सेक्रेटरी टू स्कोर गुड मार्क्स। एंड मेरा तो ये भी मानना है कि ये जो सिलेबस है जो इसका कंटेंट है जितना अभी तक मैं समझ पाया हूँ ये कंटेंट कुछ ऐसा है कि जिस भी कंपनी सेक्रेटरी ने या जिस कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट ने इसको ध्यान से पढ़ लिया, जो भी हम यूजुअली कुछ दिक्कत फेस करते हैं जॉब्स में, ट्रेनिंग में स्पेशली, वो सारी दिक्कतें एकदम खत्म हो जाएंगी बिकॉज इसके अंदर जितना अभी तक हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था थियोरेटिकल चीजें यहाँ पे कुछ हद तक उसको और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई है। तो आई थिंक वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अब आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं डेफिनेटली मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं। मैंने सभी से रिक्वेस्ट किया है, इवन आप लोगों से भी सबसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपको लगता है कि देयर इज एनी सजेशन दैट यू कैन गिव तो आप प्लीज मुझे बताइए। किसी ने मुझे कहा कि सर जब आप पढ़ाते हैं तो इट विल बी रियली गुड अगर आप चार्ट्स ड्रॉ कर सकें या कुछ हाईलाइट कर सकें। आई सेड यस दैट कुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो मैंने उसके लिए भी आप डेफिनेटली प्रोविजन कर दिया है जस्ट टू हाईलाइट एनीथिंग और एवरीथिंग। मैं वो सारी चीजें भी अब आपके साथ या आपके लिए कर पाऊंगा। So just let me know if there's any further thing that you like me to address and then I can action that accordingly, because जितना ज्यादा आप मुझे फीडबैक देंगे उसके बेसिस पे मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आज आई थिंक हम पहले जेनरिकली समझ लेते हैं कि इस बुक का कंटेंट क्या है और हमें क्या क्या इसमें डिस्कस करना है, और अगर समय रहेगा ऑब्वियसली चैप्टर 1 के बारे में भी कुछ जनरल डिस्कशन हम जरूर करेंगे। आइए सबसे पहले हम यही स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या और कैसे हमें इसको कवर करना है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी सबसे पहले लिखा हुआ है कॉर्पोरेट फंडिंग. दिस इज ऑब्वियसली चैप्टर वन कह दीजिए, पार्ट 1 कह दीजिए. पार्ट 1 का ही ये पार्ट है, विच मीन्स इसके अंदर काफी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, जो ऑलमोस्ट 9 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है. बिकॉज जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि ये बुक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आप देख भी सकते हैं कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग. सो कॉर्पोरेट फंडिंग जो है वो एक सेक्शन है जिसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं, एंड देन लिस्टिंग है जिसके अंदर अराउंड 5 चैप्टर्स हैं प्लस केस स्टडीज भी है. एक बड़ी कॉमन चीज है जो आईसीएसआई के ऑलमोस्ट सारे ही मॉड्यूल्स में है, वो ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ एवरी मॉड्यूल जो लास्ट होगा उसमें जरूर लिखा होगा केस स्टडीज. जितनी बुक मैंने अभी तक देखी है, चाहे वो आईपीआर की है, चाहे वो सीआर की है, चाहे आप ये बुक देख रहे हैं, हर जगह इन दी एंड लिखा हुआ है केस स्टडीज, और उसके ऊपर एक मल्टी डिसिप्लिनरी केस सब्जेक्ट तो है ही है. सो आई डोंट नो आईसीएसआई क्या चाहता है. क्या वो ये चाहता है कि स्टूडेंट सिर्फ केस स्टडी ही पढ़े, या वो केस स्टडी में स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, या वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा? ये सब तब हमें पता चलेगा जब इस बार सबसे पहला जून में अटेम्प्ट होगा. बट डेफिनेटली केस स्टडीज एक अलग है, उसके लिए कोई एज सच मार्क्स डिवोटेड नहीं है. जिन सेक्शंस पे, जिन प्रोविजन पे सबसे पहले मार्क्स डिवोटेड है, आइए उन्हीं के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं. सो देखिए, जब हम कॉर्पोरेट फंडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ नया नहीं हो रहा. बिकॉज क्या है कि हर कंपनी को पैसा चाहिए, फंड चाहिए, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स मनी. जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती. कंपनी नए एरिया में डाइवर्सिफिकेशन ऐसी कोई चीज के बारे में बात नहीं कर सकती. एंड एज यू नो इन एग्जीक्यूटिव और मे बी आपने प्रोफेशनल्स के अगर कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वहां पे भी आपको बताया जाता है कि फंडिंग जो है वो सिर्फ एक सोर्स से नहीं मिल सकती. दे आर लॉट मेनी ऑप्शंस जहां से आप फंडिंग ले सकते हैं. सो आई थिंक उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रोविजंस बनाए गए हैं. ये भी आई थिंक हम देखेंगे जब हम इसको और डिटेल में कवर करेंगे कि जो ये फंडिंग है डेफिनेटली अलग अलग सोर्स से तो आती है. जो पहले एक ट्रेडिशनल मेथड से कि डेट था, इक्विटी था, या मे बी अपने इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है. आज भले इंडिया में सोर्स ऑफ फंडिंग काफी कम हो एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्रीज, बट फिर भी अब बहुत एडवांस हो चुके हैं. वी हैव सिक्योरिटाइजेशन, जहां पे एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन चीजों की पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है, वेंचर कैपिटल है, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट एक नया टॉपिक है. तो ये सब चीजें आई थिंक पहले भी कुछ हद तक थी, बट आज भी और पहले भी जो फर्क है आई थिंक वो अवेयरनेस का है. अवेयरनेस काफी कम है इन्वेस्टर्स जो है उनके बीच में इन चीजों को लेके. और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये भी पढ़ेंगे डाउन द लाइन की जो पहले सेबी की गाइडलाइंस थी इन टर्म्स ऑफ रेजिंग द मनी फ्रॉम द मार्केट, उनको बहुत समय से रिवाइज करा जा रहा है. और अभी रिसेंटली इन 2018 अराउंड सितंबर उसको रिवाइज किया गया है. और उस रिविजन के समय इवन द ICSI which is the Institute of Company Secretary of India, जो आपका इंस्टीट्यूट है जो आपको मेंबरशिप देगा बहुत जल्दी, उम्मीद करता हूं मैं, उनसे और चार्टर्ड अकाउंटेंसी से एंड डेफिनेटली रिजर्व बैंक से एंड अलग अलग गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से उनके सजेशंस मांगे गए थे. एंड अकॉर्डिंग टू दैट उस गाइडलाइंस को जिसके बेसिस पे कॉर्पोरेट जो है वो पैसा मार्केट से इकट्ठा कर सके, उन गाइडलाइंस को अमेंड किया गया सो दैट वो और इजी हो जाए और यूजर फ्रेंडली हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उन सबका फायदा उठा पाएं. प्लस जब हम बात करते हैं नॉन बैंकिंग फंड्स की, तो देखिए जैसे कि हम सभी को पता है कि फंड्स जो है वो बहुत अलग अलग सोर्सेज से लिया जा सकता है. उनमें एक कॉमन सोर्सेज बैंक्स भी होते हैं जहां से सबसे ज्यादा पैसे उम्मीद होती है एक इंसान को. बिकॉज एक नॉर्मल अगर इंडिविजुअल है विच इज मैं या आप, ऑब्वियसली वी आर नॉट कंपनी, बट अगर अपने बारे में बात करें और पैसे की जरूरत आती है तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में जो एक ट्रेडिशनल सोच है वो बैंक की है. तो यहाँ पे इसीलिए एक टॉपिक को लिखा गया नॉन बैंकिंग फंड्स, विच मींस बैंक तो पैसा दे ही सकता है, बट यहाँ पे ये भी लिखा गया जिससे मैं कुछ हद तक अग्री करता हूं और कुछ हद तक नहीं भी, कि जब बैंक पैसे देगा, यहाँ मेंशन किया गया है क्योंकि वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करता है और बहुत बार रिस्ट्रिक्टेड चीजें लगाता है जिसकी वजह से फंडिंग मिलना बैंक से काफी मुश्किल हो जाता है. तो मेरा ये क्वेश्चन उठता है कि जितने स्कैम्स होते हैं जो हम हर दिन सुनते हैं और आई थिंक वो कम ही नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो वो फिर कैसे होता है? बिकॉज एक इंसान, मैं या आप, हम जैसा एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास इंसान अगर बैंक से लोन लेने जाता है तो हमारे पास भरने के लिए पता नहीं कितने सारे फॉर्म्स हमें दिए जाते हैं, कितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तब शायद 5 या 10 20 30 लाख रुपए का लोन, डिपेंडिंग अपॉन होम लोन है या क्या, हमें दिया जाता है. जब करोड़ों रुपए के लोन एंड लैक्स एंड करोड़ रुपीस के लोन दिए जाते हैं बिजनेस में, तब क्या बैंक नहीं देखता इन सब चीजों को? क्या वैल्यूएशन वो सही से नहीं कराता? कहाँ जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनको बैंक फॉलो करता है जब वो एक इंडिविजुअल को लोन देता है? बट ऑब्वियसली ये एक ऐसा टॉपिक है जो एंडलेस है, जिसके बारे में आप जितनी भी बात करिए. तो यहाँ पे एक आ गया कि जो नॉन बैंकिंग जो कंपनीज फंड्स रेज करना चाहती हैं बट वो बैंक्स से नहीं फंड्स रेज कर पा रही हैं या नहीं करना चाहती हैं, उनके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं जहां से वो फंड रेज कर सकते हैं. सो ये भी आई थिंक स्पेसिफिकली इसके अंदर बात करी गई है.
आइए उसी को थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये कौन कौन से मेजर्स हैं बैंक के अलावा जो चीजें हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इनके बेसिस पे भी आप इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक जो फर्क बताया गया है, जो ऑब्वियसली कुछ हद तक होता भी है, कि बैंक्स जो होते हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पे मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का प्रेशर है, लोगों का पैसा है, टैक्स जो पे करते हैं मैं और आप, हमारे आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, उन सब का पैसा है, तो बैंक को डेफिनेटली मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है। बट जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक वो एक हद तक और आगे चले जाते हैं, क्योंकि अगर आप उनके पैसे नहीं देंगे, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, तो वो ओनरशिप जो है डेफिनेटली वो भी लेने के लिए आ सकते हैं। सो ओनरशिप का भी एक खतरा मेंटेन रहता है अगर आपने उनके सही समय पे पैसे नहीं दिए तो। सो आई थिंक ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें कंसिडर करना होगा जब हम किसी और इंस्टीट्यूशन से फंडिंग लेते हैं एक्सेप्ट द बैंक्स। सो बैंक की फंडिंग के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि जब बैंक की बात आती है तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी नीड्स होंगी जो बैंक ही फुलफिल कर पाएगा, क्योंकि बहुत बार बैंक को एक रिलायबल सोर्स ऑफ लेंडर के तरीके से भी देखा जाता है। बिकॉज बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो हमें लोन की रिक्वायरमेंट है, जितने अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट है, वो कुछ ऐसा है जो शॉर्ट टर्म है और मे बी मीडियम टर्म है, जिसके सेबी के कंस्ट्रेंट्स या सेबी की टाइम लिमिटेशंस के हिसाब से, बिकॉज वहां पे एक हर चीज का आई वुड से क्राइटेरिया है कि जैसे अगर आपको आईपीओ लाना है तो इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए, इतना बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक कुछ रीजंस ऐसे होंगे जहां पे फिर भी बैंक को प्रेफर किया जा सकता है। सो उन्हीं रीजंस को ध्यान में रखते हुए बैंक जो होगा उसको भी टेकन इनटू कंसिडरेशन लिया जा सकता है। आई थिंक उसके बाद अगर हम फर्दर डिस्कशन में लाते हैं चीजें, तो हमें यह भी पता चलेगा कि अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, यानी उन सोर्सेज से भी हम फंडिंग ले सकते हैं। कुछ होंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोर्स, कुछ होंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म सोर्स, इन सब जगहों से भी फंडिंग लेने की पॉसिबिलिटी बनती है। आइए वो क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में इंफॉर्मेशन समझते हैं। जैसे कि नाम से आई थिंक समझ में आता है, जो लॉन्ग टर्म है डेफिनेटली उनका जो टाइम पीरियड है वो एटलीस्ट 5 साल तो होगा ही होगा, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज की कैटेगरी में आ रहे हैं। जो शॉर्ट टर्म है वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वो 1 साल से कम का समय होगा, या फिर जो मीडियम टर्म है ये कहीं ना कहीं 1 से 3 साल का होगा। ऑल्दो एज सच कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट शॉर्ट टर्म, मीडियम या लॉन्ग टर्म, बट डिपेंडिंग अपॉन दी बिजनेस इसको अलग अलग तरीके से असाइन किया जा सकता है। सो मैं अपने हिसाब से जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, विच इज 0 से 1 शॉर्ट टर्म, देन 1 से 3 इज मीडियम टर्म, एंड ऑब्वियसली 3 से अबव है इज लॉन्ग टर्म। कई जगह ये कहा जाता है कि 1 से 3 is short term, 3 to 5 is medium term, while 5 and above is considered to be long term. So depending upon what definition हम business में apply कर रहे हैं, because as such कोई legislative या legal rules या requirements इसके ऊपर नहीं है। So depending upon हम क्या definition follow कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे options हैं जो हम यहाँ पे choose कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, चाहे वो इक्विटी हो सकते हैं, प्रेफरेंस हो सकते हैं, आप सभी को पता है डिबेंचर्स भी इशू करे जा सकते हैं। हाउएवर जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो हमें जो रिडम्पशन होगा उसका एक समय फिक्स्ड है, उसके अंदर हमें रिडीम करना ही करना है, एक्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो इंडस्ट्रीज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में जो कंपनी काम करती हैं, वहां पे गेस्टरेशन पीरियड, यानी इस हिसाब से मैं समझाऊंगी, क्योंकि रिटर्न आने में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत समय लगता है। अगर कोई एक फ्लाईओवर बनना है, ब्रिज बनना है, सो ऑब्वियसली वो एक दिन में नहीं बनता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो डेफिनेटली उसके बाद ही उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट होती है, तो रिटर्न आना स्टार्ट होता है। तो आई थिंक उसके बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज्यादा समय होता है इन डिबेंचर्स रिडम्पशन व्हाइल कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री। उसके बाद हम बैंक से लोन ले सकते हैं, वेंचर फंडिंग, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम जा सकते हैं। मीडियम टर्म की बात करें तो यहाँ पे शेयर्स आ सकते हैं, डिबेंचर्स आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग समय के डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं, 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए। लीज पे अपनी प्रॉपर्टी दी जा सकती है, हायर परचेज भी एक ऑप्शन है, जहां पे आप जानते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी के बदले, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज आज मार्केट में खरीदनी है, आप बहुत बार सुनते हैं कि ईएमआई पे वो चीज अवेलेबल है। तो जब हम कहते हैं कि कोई भी चीज ईएमआई पे अवेलेबल है, तो वहां पे ईएमआई का मतलब यही होता है कि आप कुछ जो पैसे होंगे वो आज दे सकते हैं, while रेस्ट ऑफ द मनी कैन बी पेड इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। सो आई थिंक ये भी एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं while टेकिंग फाइनेंस फ्रॉम एनी बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट याद रखें कि शॉर्ट टर्म से हमारे जो कैपिटल एसेट्स हैं वो बिल्डअप नहीं हो सकते, इनका यूजेज जो होगा वो करोड़ रुपीज में शायद ही पहुंचे। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, एफडी हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, जो कि शायद बहुत जल्दी हमें रीपे करने पड़ेंगे। अगर शॉर्ट क्रेडिट हम लेते हैं तो हम सोच के चलें
कि ये पैसा हमें बहुत जल्दी वापस करना है, तो अगर कहीं से हमें विंडफॉल गेन की उम्मीद है तो ही ये लें, नहीं तो बिजनेस में यूजुअली जो देखा जाता है वो ऐसा नहीं होता कि आज आपके पास कुछ नहीं है और कल सब कुछ आपके पास आ जाए। ये थोड़ा सा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से डिफिकल्ट लगता है। होने को तो खैर कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। आई थिंक उसके बाद जब हम कॉर्पोरेट फंडिंग के बारे में बात करते हैं, सो कॉर्पोरेट फंडिंग का जो टॉपिक है उसमें हम ये भी समझ सकते हैं कह के कि अलग अलग तरीके से फंडिंग अवेलेबल होती है, जो हमने ऊपर भी बात करी। जो ऊपर हमने बात करी थी वो टेन्योर के बेसिस पे उसको डिवाइड हमने किया था, बट जो अब हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। जैसे कि ऊपर हमने इक्विटी की बात करी, तो इक्विटी के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, डेट के अंदर क्या आ सकता है, और कमर्शियल टूल्स क्या हमारे पास हो सकते हैं। फॉरेन फंडिंग में आई थिंक आपने पढ़ा होगा, बहुत हैरानी की बात है कि कुछ बच्चे जब जीडीआर, एडीआर या ईसीबीज की बात होती है, सो आई थिंक एडीआर जीडीआर की अगर मैं बात करूं, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं बहुत बार, बट इन द एंड ऑफ द डे अगर समझाने की उनसे बात करी जाए, रिक्वेस्ट करी जाए, तो वो शायद यही बताते हैं कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बट इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये कैसे इंट्रोड्यूस होके वहां तक पहुंचता है और इसके बदले कैसे पैसे मिलते हैं, क्या आरबीआई की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये आई थिंक भी जानना जरूरी है। और आई थिंक ये सब हम बात करेंगे जब हम उन चैप्टर्स की डिटेल में आएंगे। फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ पे अब पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है विच इज लिस्टिंग, बिकॉज जो लिस्टिंग है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि लिस्टिंग जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इस बुक में आउट ऑफ 100 मार्क्स 40 मार्क्स की या 40% की लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। जितना आई थिंक कंप्लायंस है जो अभी तक हमने ब्रीफ में बात करी, उतना ही लिस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। और लिस्टिंग तो आई थिंक हमें आगे तक काम आएगा, बिकॉज ऑफ द रीजन यहाँ पे इवन ये चैप्टर भी दिया हुआ है कि अगर एक नई कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है और उसको लिस्ट कराना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है। सो राइट फ्रॉम द स्क्रैच आई थिंक उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी गई है कि अगर एक कंपनी को लिस्ट कराना है, सो व्हाट आर दी प्रोविजंस और व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट जो हमें फुलफिल या फॉलो करनी पड़ेंगी। सो आई थिंक इसके बेसिस पे हम उन चीजों को भी डील आउट या डिस्कस करेंगे जैसे वो आएंगे। बट इन द एंड ऑफ द डे ये तो हमें पता ही है कि जब लिस्टिंग की बात आती है तो यहाँ पे आईपीओ, सेबी, एफपीओ है ना, और अंडर राइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, ये कुछ कॉमन लोग हैं जो हमारे इशू के अंदर हमारी हेल्प करेंगे, या ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो कहीं ना कहीं इशू के अंदर, चाहे वो एक आईपीओ हो चाहे वो एफपीओ, डेफिनेटली यूज करा जाएगा। जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है, सो आप जानते हैं कि सेबी जो है उसको वॉच डॉग कहा जाता है इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। तो सेबी की गाइडलाइंस आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं, उसी के बाद अपनी कंपनी को आप लिस्ट करा सकते हैं या फिर लिस्टिंग की एप्लीकेशन सेबी पे फाइल करी जा सकती है। इसमें सेबी की जब हम कह रहे हैं कि सेबी की परमिशन हमें चाहिए, सो नॉट टू फॉरगेट दैट जब सेबी की अगर हम बात भी कर रहे हैं, सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम यहाँ पे ये ना भूलें कि प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, आरओसी के साथ फाइल करना वो तो अपनी जगह मेंटेन है ही है, सर सेबी की जो गाइडलाइंस है उन्हीं के हिसाब से वो प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है उसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। जब हमें पैसे चाहिए मार्केट से, डेफिनेटली क्योंकि सब्जेक्ट पूरा कॉर्पोरेट फंडिंग के बारे में बात करता है, सो वी नीड टू मेक श्योर कि जो उसके लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है वो हम फॉलो करें या फुलफिल करें। कुछ नया नहीं है कंपनीज एक्ट में। आई थिंक जिन बच्चों ने कंपनीज एक्ट 2013 से ही पढ़ाई स्टार्ट करी है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले 1956 वाला एक्ट था, आज 2013 का एक्ट है। तो जिन्होंने 1956 से देखा था उन्हें काफी चेंजेस नजर आए होंगे, बट जो 2013 भी पढ़ रहे हैं हर दिन ऑलमोस्ट देखेंगे, डिपेंड करता है कि कितना आपको इन्फॉर्म रखा जाता है, बट हर दिन पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ इसके ऊपर चेंजेस आ रहे हैं। और कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 भी आ चुका है, ये भी आपको पता होगा। तो भले हम यहाँ पे एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली जो रूल्स हैं उनको भी डेफिनेटली हमें कंप्लाई करना होगा। सो कंपनीज एक्ट के बारे में ये डेफिनेटली हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लस वी आल्सो हैव टू बी अवेयर अबाउट द सेबी प्रोविजंस and obviously the guidelines that are being issued by by SEBI on every month or day to day basis. So SEBI definitely आप जानते हैं कि अलग अलग सर्कुलर्स इशू करता है, अलग अलग नोटिफिकेशन इशू करता है। इवन SEBI जब आया, SEBI का एक्ट जब आया, तो उससे पहले भी ऐसा नहीं था कि स्टॉक मार्केट कोई रेगुलेट नहीं करता था, बट कोई एक एजेंसी नहीं थी। SEBI आने के बाद जितनी भी डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस थी, उन सभी को पहले तो कैंसिल कर दिया गया, फिर नई इशू लेके आए। उसके बाद जब सेबी को लगा कि ये जो आईसीडीआर गाइडलाइंस है नई, ये भी सही से काम नहीं कर पा रही है, इसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, तो अलग अलग
रिनाउंड जो लोग हैं जो डेफिनेटली इस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनकी हेल्प से हम पढ़ेंगे अभी। उनकी हेल्प से डेफिनेटली उन उन गाइडलाइंस को पूरा ओवरऑल किया गया, सो दैट दे आर इजी, वेरी इजी फॉर एवरी इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड, बिकॉज द एंड ऑब्जेक्टिव इज द इंटरेस्ट ऑफ एवरी स्टेक होल्डर और द इन्वेस्टर। सेबी हमेशा से इसी के लिए काम करता है। इसीलिए जब भी आप लिस्टिंग के बारे में सोचें या फंडिंग के बारे में सोचें या कंप्लायंस के बारे में सोचें, यू कैन नॉट इग्नोर सेबी। उसके बाद SCRA एक्ट जो है, ये डेफिनेटली सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है। जब भी आप कोई भी अपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने जाते हैं, सो यू हैव टू कंप्लाई विद SCRA रूल्स एंड रेगुलेशन एज मे बी रिक्वायर्ड, एंड ऑब्वियसली जो उसके रूल्स हैं वो भी आपको कंप्लाई करने होंगे। डिपॉजिटरीज, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो डिपॉजिटरीज की मैं बात करूं, NSDL एंड CDSL, सो आई थिंक जब इनके बारे में हम बात करते हैं तो एक डिपॉजिटरी होता है और एक अलग अलग रिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सो जो कंपनी आपका डीमैट अकाउंट खोलती है वो आगे जाके किसी और के साथ, सो अगर मान लीजिए आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं SBI के साथ, आपको शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है, सो डेफिनेटली SBI आपका डीमैट अकाउंट खोल देगा, बट SBI आगे जाके CDSL या NSDL के पास डीमैट अकाउंट खुलवाएगा। NSDL एंड CDSL दे डोंट डील विद पब्लिक। हाँ, ये समय के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस एंड नाम में चेंजेस आते रहते हैं, बट एज अ रूल आई थिंक अगर डिपॉजिटरी की बात करें तो ये डीमैट अकाउंट के जो प्रोविजन है उसको रेगुलेट करता है। पहले जो मैंने सुना है, अगर कोई एक डीमैट अकाउंट खोलना चाहता था तो आई थिंक एज अ मैटर ऑफ सिग्नेचर्स कहा जाता था कि वी हैव टू साइन इन एंड अराउंड 80 पेजेस, 80 जगह हमें साइन करना पड़ता था। बट क्योंकि डिपॉजिटरी एक्ट में काफी सारे चेंजेस आए, उसकी रेगुलेशन में चेंजेस आए, तो अब ऑलमोस्ट ये हाफ हो गया है। सो आई थिंक अराउंड 40 से 45 सिग्नेचर्स में डीमैट अकाउंट खोला जा सकता है। शेयर्स में आई थिंक ट्रेडिंग के लिए इस प्रोविजन को हम फॉलो करेंगे। फेमा को तो हम भूल नहीं सकते, बिकॉज अभी हमने ऊपर बात करी ADR, GDR, ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी कुछ है जहां पे बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है, और मे बी जब भी कोई रिटर्न या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया में फ्लो करता है, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू कीप RBI अपडेटेड। इवन मैं तो ये कहूंगा पैसा बाद में आएगा, अब रिपोर्ट आपको पहले RBI को फाइल करनी होगी। आपने पढ़ा भी होगा फेमा के अंदर जब शेयर्स अलॉटमेंट होता है, विच इज FCGPR, FCTRS, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो इन सब चीजों को भी डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर किया गया है। और RBI का अपना एक्ट तो है ही है, जिसके बेसिस पे RBI रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। जितनी बातें भी यहाँ पे कही गई हैं, RBI डेफिनेटली एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो जब चाहे उन सब चीजों के अंदर अमेंडमेंट लेके आ सकता है, और ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर भी है। द अदर पार्ट ऑफ दिस बुक डील्स विद लिस्टिंग, और आप जानते हैं कि जब हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो दे आर प्रोविजंस कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिस्ट करा सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने बाहर इंटरनेशनल, विच इज लंदन स्टॉक एक्सचेंज, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में, नेस्डैक वगैरह में लिस्टिंग करा रखी है। और डेफिनेटली कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो बाहर की हैं बट इंडिया में ऑपरेट करती हैं और उन्होंने इंडिया में लिस्टिंग करा रखी है। तो इंडियन में अगर लिस्ट कराना चाहते हैं तो सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इंटरनेशनल कंपनी है तो डेफिनेटली वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो होंगे ही होंगे, प्लस स्टॉक एक्सचेंज का जो क्राइटेरिया है वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप उस कंट्री में, और अगर आप इंडिया में करा रहे हैं अपनी उन कंपनीज का लिस्टिंग जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं और इंडिया में बिजनेस कर रही हैं और इंडिया के इन्वेस्टर से पैसे लेना चाहती हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अबाइड ऑल द टाइम्स बाय द गाइडलाइंस दैट आर बीइंग इशूड बाय SEBI, which is Security Exchange Board of India. आई थिंक अभी तक हमें काफी क्लियरली समझ में आ गया होगा इस पूरी बुक के अंदर क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मॉड्यूल से इन चीजों को बता रहा हूँ, जस्ट टू एक्चुअली गिव एन ओवरव्यू, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर डिटेल्स में क्या चीजें हैं और ये कितने मार्क्स का है, किन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और वो जो दो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कितने चैप्टर्स कह दीजिए या कितने पार्ट्स में वो चीजें डिवाइडेड है। So, दो पार्ट्स हैं, कंप्लायंस इज डिवाइडेड, कॉर्पोरेट फंडिंग इज डिवाइडेड इनटू 9 आई थिंक, एंड जो लिस्टिंग है वो ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। ऑलरेडी इंडियन इक्विटी के बारे में हमने थोड़ी सी बात करी, IPO क्या है, FPO क्या है। देखिए इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, बट जैसे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये एक बेसिक अभी, क्योंकि बहुत ही आई थिंक रिसेंटली ये बुक ICSI ने अपलोड करी है और अभी भी 2 बुक्स आनी बाकी है। मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी की बुक नहीं आई है अभी और एक और सब्जेक्ट की भी नहीं आई है। सो ग्रुप 3 में आई थिंक अगर आप देखें, सो आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट जो है वो 2 सब्जेक्ट्स आपको मेरे यहाँ मिल सकते हैं, एंड ऑब्वियसली आई ऑफर अ गुड कॉम्बिनेशन और अ कॉम्बो जिसमें यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी।
एंड आई थिंक अभी तक ये मार्केट में सब्जेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुए होंगे, बट फॉर मी आई थिंक बिकॉज अगर हमें जून में पेपर देने हैं, सो वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है वेस्ट करने के लिए। सो रादर देन हम वेट करें कि कब ये स्टार्ट होगा, कब ये खत्म होगा, तो आई थिंक फिर तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम पेपर सोच रहे हैं कि 6 या 9 देने की, तो आई थिंक इट्स रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट। या इवन अगर हमें 3 पेपर्स भी देने हैं, सो क्यों ना हम राइट डे 1 से आई थिंक उसके बारे में स्टार्ट करना शुरू कर दें। जून के फर्स्ट वीक में पेपर होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि अब जनवरी स्टार्ट हो चुका है, सो जून ऑब्वियसली तो गिनिए ही मत, एंड मई ऑब्वियसली एक प्रिपरेशन महीना है। सो कुल मिला के 4 महीने हमारे पास बचे हैं। सो जितने भी सब्जेक्ट्स हमें देने हैं, 3 हैं, 6 हैं, या जो 9 भी दे रहे हैं, आई थिंक उनके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि मॉड्यूल्स काफी देर से इशू हुए हैं। सो इट्स नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जल्दी से जल्दी उनको कवर करें सही तरीके से, जिससे कि हम उन चीजों को इफेक्टिवली समझ पाए। फर्दर थोड़ा सा चैप्टर 1 के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो लिस्टिंग के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे है यहाँ पे। अगर लेसन वाइज समरी देखी जाए, तो यहाँ पे पार्ट 1 में उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो चैप्टर, एवरी चैप्टर जो है वो किस किस चीज के बारे में डील करता है। बट विल जस्ट स्ट्रेट अवे गो टू द चैप्टर नंबर 1 विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट द टॉपिक इटसेल्फ, बिकॉज समरी आई थिंक मैं ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ। सो लेट्स नाउ जस्ट गो टू the main topic of the study material. Okay then, so I think ये content भी है, काफी सारा पार्ट है इसके अंदर। so वो ये अब आपके सामने है। एक चीज और जो मैंने आई थिंक नोटिस करी है, स्पेशली न्यू मॉड्यूल्स हैं, ICSI ने काफी आई थिंक इनोवेटिव तरीके से हेडिंग्स वगैरह लिखी हैं। आई उम्मीद आई होप कि जो कंटेंट होगा वो भी डेफिनेटली ऐसा ही होगा। सो आई थिंक उसके बारे में हम जब बात करेंगे हमें समझ में भी आ जाएगा। सो फर्स्ट चैप्टर डील्स विद इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग, कि हम कहाँ कहाँ से पैसे रेज कर सकते हैं और डेफिनेटली क्या क्या मैकेनिज्म हमें फॉलो करना है। IAC के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही समझने की जरूरत है कि जब भी कोई भी पब्लिक इशू होता है, तो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा, ये कोई एक बंदे का काम नहीं है। यहाँ पे काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, काफी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो मैनेजर्स टू द इशू होते हैं, बैंकर टू द इशू, अंडरराइटर्स, ब्रोकर, रजिस्ट्रार, और आपके लॉयर्स वगैरह, अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी तो डेफिनेटली कंप्लायंस ऑफिसर की तरीके से काम करेगा ही करेगा। उसके बगैर कोई भी इशू आप नहीं ला सकते। मार्केट में जितने भी न्यूज़पेपर में कभी देखिएगा, अगर कोई भी कंपनी अपना IPO लेके आती है, वहां पे जो नोटिस होता है उसी के नीचे लिखा होता है कि अप्रूव्ड या SD कंपनी सेक्रेटरी, और उसका नाम भी लिखा होता है। उम्मीद करता हूं कि किसी ना किसी दिन आपका भी नाम वहां पे जरूर आएगा। तो फर्दर इसके बाद यहाँ पे भी ये भी लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एजेंसीज जो हैं या जो लोग हैं उन्हीं के पार्टिसिपेशन से नहीं होगा। यहाँ पे रिजर्व बैंक से भी, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरीके का इशू या फंडिंग लगा रहे हैं, ले रहे हैं, बिकॉज अगर ये ADR, GDR, ECB से या फॉरेन फंडिंग से कनेक्टेड है, तो RBI भी डेफिनेटली स्टेप इन कर जाता है, उसका भी रोल यहाँ पे आ जाता है। फिर प्री इशू एंड पोस्ट इशू होता है। प्री इशू बेसिकली वो चीज है जब इशू अभी खुला नहीं है, ओपन नहीं हुआ है, जितनी भी